चलो निकाल लो, क्वेश्चन बैंक निकालो सब। निकाल लिया? निकाला जी? सबके सामने निकला, पेज नंबर B3 लिखल होगा। B3 लिखा हुआ होगा क्वेश्चन बैंक में। निकाल लिए हो? शुरू करें? चलो देखो, हल्ला बंद करो, तो हल्ला बंद करो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव को लिखवा देंगे लास्ट में। ठीक है, पहले पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर एक एक करके लिखा भी देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द्विखंडन किसमें पाया जाएगा। तो इसके लिए याद रखना पड़ेगा तुम्हें अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? बताए होंगे जनन के क्या प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक। एक क्या हल्ला कर रही है जी, शांत रहो। एक होगा अलैंगिक का, दूसरा हो जाएगा लैंगिक। अलैंगिक जनन के जो प्रकार बताए होंगे वो बताए होंगे 5। अलैंगिक जनन कितने प्रकार? 5 प्रकार बताए होंगे, और उन 5 प्रकार में सबसे पहला प्रकार बताए होंगे विखंडन। क्या बताए होंगे? विखंडन मतलब कोई दो जीव है, वो 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित होकर अगर नए जीव की संतति या नए संतति की उत्पत्ति करता है, उसे क्या बोलेंगे? अब विखंडन में भी प्रकार होता था 2 गो, एक होता था द्विखंडन और एक होता है एक द्विखंडन और दूसरा बहुविखंडन या बहुखंडन। तो ये दोनों अलग अलग परिस्थितियों में होता है। ठीक है ना, द्विखंडन जो होगा वो अनुकूल परिस्थिति में। द्विखंडन किसमें? इसके लिए याद रखना कि अनुकूल परिस्थिति में, और इसके लिए याद रखेंगे प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होगा, और अनुकूल परिस्थिति में अनुकूल परिस्थिति में द्विखंडन होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो पूछा है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो याद रखना द्विखंडन से इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो होगा वो अमीबा तथा पैरामीशियम। अमीबा तथा पैरामीशियम हो जाएगा। तो बताओ क्वेश्चन नंबर A का आंसर क्या होगा? A तथा मतलब अमीबा में, सॉरी द्विखंडन किसमें पाया जाएगा, तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाए जाएंगे द्विखंडन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना। लिखा हुआ है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो देखो सूक्ष्म प्रजनन मतलब कि जो छोटे रूप में हो, जो जल्दी हो जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म प्रजनन किसमें संभव होगा बताओ? अलैंगिक जनन में। किसमें संभव होगा? क्योंकि लैंगिक जनन में हम एक पॉइंट ऐड कराए होंगे कि यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसमें समय बहुत लगता है। समय बहुत लगेगा इसमें। तो बृहद प्रक्रिया अगर पूछे तो बृहद प्रक्रिया जो होगा वो क्या होगा? लैंगिक जनन। लेकिन अगर सूक्ष्म जनन पूछना हो तो सूक्ष्म जनन का बताना हो तो क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन। सूक्ष्म जनन में हो जाएगा अलैंगिक जनन। हालांकि यहाँ पर एक चीज बात याद रखना कि सूक्ष्म जनन दोनों होता है, लैंगिक जनन से भी होते हैं और अलैंगिक जनन से भी होते हैं, लेकिन आंसर के क्रम में तुम्हारा अलैंगिक जनन ही होगा। ये सब चीजें बाद की बातें, बहुत आगे की बात है कि सूक्ष्म प्रजनन लैंगिक जनन से भी होता है। तो कई किताब या फिर गूगल पर जाकर इसका आंसर अगर तुम देखोगे सूक्ष्म प्रजनन किन के द्वारा संभव है, ये पूरा क्वेश्चनों के अगर सर्च करेगा फोटो खींच करके, तो तुम्हारा आंसर जो आएगा A और B दोनों आएगा। ठीक है, A और B। लेकिन तुम अपने लिए 12th तक के याद रखना सिर्फ अलैंगिक जनन। ठीक है, क्या याद रखोगे? सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक जनन, अब बृहद प्रजनन में लैंगिक जनन। आगे लिखा हुआ है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है
पूछा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है। ऑप्शन ए है लैंगिक जनन, ऑप्शन बी है अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है आंतरिक निषेचन। ध्यान से सुनना, जनन के दो प्रकार में, एक होता था अलैंगिक, दूसरा, तो ये एक ही जनक के द्वारा होता था। बताए थे कि एक ही व्यष्टि इसमें भाग लेती है और एक ही व्यष्टि के द्वारा जो जनन होगा उसको क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अलैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलैंगिक जनन। अलैंगिक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना, इसको लिखा हुआ है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बताओ, अभी तो पढ़ाए हुए जस्ट 3 या 4 महीने हुए, अभी गड़बड़ा गए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 46 वाला कितने हाथ खड़ा करो, क्यों ही खाली थी। 46 वाला कितने हाथ खड़ा करो? 46 गुणसूत्र की संख्या होगी। ऐसे कितने लोग हैं? हाँ तो बोल कौन रहा था? चलो 2 3 4 5 6 आदमी, ठीक है। तुम 6 ध्यान से बोर्ड पर तको, बाकी सब ठीक है, 23 ही होंगे। देखो याद रखना कि मानव की अगर कोशिका में, मानव की सामान्य कोशिका में अगर पूछा जाए गुणसूत्र की संख्या तो वो होगी 46 सामान्य कोशिका में, ठीक है, सामान्य कोशिका में। और तुम भी इस बात को समझते हो, युग्मक का अर्थ क्या होता है? युग्मक मुख्यतः होंगे या तो शुक्राणु या अंडाणु, शुक्राणु या, और अगर सामान्य कोशिका डिप्लॉयड है यानी कि 2n है तो शुक्राणु या अंडाणु जो होगा वो हैप्लॉयड होगा, अगुणित होगा। क्या होगा? तो जब भी युग्मक में पूछे गुणसूत्र की संख्या तो सामान्य कोशिका के ठीक आधा, सामान्य कोशिका के, तो अगर सामान्य कोशिका की बात करता तो गुणसूत्र की संख्या 46 होती, लेकिन अगर मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या पूछा तो दोनों कंडीशन में कितना? 23। दोनों कंडीशन में 23 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 23। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनना, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है? तो ऑप्शन ए है राइजोम, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है ट्यूबर और ऑप्शन डी है बल्ब। कौन हो जाएगा? बताया गया होगा। हम बताएंगे इसको कायिक प्रजनन में। क्या बताएंगे? एक टॉपिक लिखाए होंगे सबसे अंतिम में और लिखाएंगे कायिक जनन, ठीक है। और कायिक जनन में ये बताएंगे कि पौधे का कोई भी भाग, पौधे का कोई भी भाग पौधे से अलग होकर एक नया पादप जब विकसित करता है तो उसे क्या बोलते हैं? कायिक जनन। उसे क्या बोलेंगे? कायिक जनन। और बोले थे इसमें 5 को याद रखने के लिए, ठीक है। तो याद रखना, आलू में आंख, आलू में, आलू में आंख, या आगे याद रखना आलू में ट्यूबर के द्वारा भी होता है, उसी को बोलते हैं ट्यूबर। क्या बोलते हैं? आलू में आंख बोले थे, अदरक में राइजोम, अदरक में याद रखना राइजोम का हिंदी होता है प्रकंद, राइजोम का हिंदी। तो दोनों नाम तुमको दिख सकते हैं, क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे या लिखल होगा तो उसमें दोनों नाम तुमको दिख जाएगा, या तो प्रकंद भी दिख जाएगा या फिर राइजोम, दोनों नाम दिख जाएगा। तो प्रकंद से पूछे तब भी होगा अदरक, और अगर राइजोम से पूछे तब भी उसका आंसर क्या होगा? या ऑप्शन में अगर अदरक के लिए राइजोम रहे या प्रकंद रहे तो दोनों हो सकता है, रहेगा कोई एक गो, लेकिन याद रखना कि प्रकंद भी इसका आंसर होगा क्योंकि उसी का हिंदी नाम, ठीक है। और क्या बताया से बताओ? अगैब में बुलबिल, अगैब में, अगैब में बुलबिल। फिर बताओगे जलकुंभी में, जलकुंभी में बताओगे भू अस्तारिका। क्या बताओगे?
भूविस्तारिका। और एक और बताओगे बरायोफिल्म के पर्णकलिका। तो ये 5 एग्जाम्पल डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। ठीक है, 5 को एग्जाम्पल क्या है, एनसीईआरटी से है। तो अगर पूछेगा भी तो तुमको इसी 5 में से कोई एक को लेकर पूछेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये था कि अदरक में कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना राइजोम के द्वारा। किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइजोम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ निम्नांकित किसमें पादप का अगुणित होता है? ठीक है, पादप का अगुणित होता है। चलो तुमसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि कौन कौन सा ऐसा निम्न में से है जो अगुणित है। ठीक है, कौन कौन ऐसा है जो अगुणित है? याद रखना कि शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटा, ये तीनों के तीनों ही अगुणित होते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों क्या होते हैं? तीनों के तीनों अगुणित होंगे। तो याद रखना इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इनमें सभी शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटा सभी के सभी क्या होंगे? हल्ला करेगा इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हमारे ऊपर। अब वीडियो निकाल कर पीट देंगे, अब वीडियो को काट देंगे वहां से काटिएगा, हटा देंगे। लाइव थोड़े है, रिकॉर्ड हो जाएगा सब। गाना हम नहीं गा सकते हैं बुआ, हम मास्टर है, सिंगर नहीं है। ऊपर से मास्टर के जो आवाज होता है, ठीक है, कोई भी टीचर है अगर वो 4-5 साल लगातार पढ़ा दिया तो इसका मतलब है कि उसका आवाज जो है फटा हुआ बांस जैसे हो जाता है ऑटोमेटिक होकर आवाज जो है वो फटा हुआ बांस जैसे हो जाएगा। तो तोरा खुद ही सुनने में अच्छा नहीं लगेगा तो हम क्या गा दे, बोलो? कुछ अच्छे नहीं लगेगा तोरा। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन अच्छा लगेगा। ठीक है, तो याद रखना शैवाल, ब्रायोफाइटा सभी के सभी कैसे होंगे? अगुणित होंगे। सभी के सभी अगुणित होंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, और इनमें सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ो। सब किताब, अरे तुम्हारा किताब बंद का है बीच में, थानपुर खोलो उसको, तुम खोल के अपने सामने रखो। अभी जितना समझा रहा है तुरंत मिटाएंगे, तुरंत खड़ा करके आंसर पूछेंगे, समझ गया ना? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानीय किससे संबंधित है? ठीक है, पहले इसका मतलब समझो। एम्फीबियन या उभय स्थानीय पूछ रहा है किससे संबंधित है? तो उभय स्थानीय का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पादप या ऐसा जीव जो जल में भी हो और स्थल में भी हो, जल में भी हो और जल और स्थल, जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हो। जल और स्थल पीछे बंद नहीं होगा, अभी तुरंत मिटाएंगे। आप पूछेंगे यही 8 क्वेश्चन खड़ा करके, नहीं बताया कि पीटीओ देंगे। उभय स्थानीय का मतलब क्या होगा? जल और स्थल। याद करो 11th का बायोलॉजी जब पढ़ा रहे होंगे तो हम बताए होंगे पादप का वर्गीकरण, और पादप के वर्गीकरण में बताए होंगे कि सबसे पहले जो पादप बना होगा इस पृथ्वी पर वो मुख्य रूप से रहा होगा शैवाल। कौन रहा होगा? मुख्य रूप से रहा होगा शैवाल, और शैवाल जो है वो मुख्यतः जल में ही रहेगा। कहाँ रहेगा? पूरी दुनिया में किसी भी जीव या किसी भी पादप की उत्पत्ति जल से ही हुई है। कहाँ से हुई है? तो उसका प्रारंभिक चरण में जो भी पादप या जीव होगा सब के सब जल में ही होंगे। ठीक है, सब के सब जल में ही होंगे। शैवाल के बाद इसमें, शैवाल को ही बोलते थे थैलोफाइटा। इसको क्या बोलते थे?
थैलोफाइटा में आते थे शैवाल, और उसके बाद हम पढ़े होंगे दूसरा वर्ग ब्रायोफाइटा। पढ़े होंगे दूसरा वर्ग। तो उसके साथ साथ हम ये बताएंगे कि शैवाल जो है सिर्फ जल में, शैवाल कहाँ सिर्फ जल में, लेकिन ब्रायोफाइटा धीरे धीरे स्थल पर आने लगा था। तो ये जल में भी होते हैं, और टेरिडोफाइटा सीधा सीधा स्थल पर आ गया था। ठीक है, टेरिडोफाइटा कहाँ आ गया था। फिर उसके बाद कौन सा वर्ग, जिम्नोस्पर्म। कौन सा वर्ग, और फिर उसके बाद जिस वर्ग में हम लोग जीवित हैं। ठीक है, तो अभी का पादप कैसा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शैवाल खत्म हो गया, शैवाल है, लेकिन वो विकसित होते होते अभी तक कहाँ पर है हम लोग, कहाँ पर है बताओ, एंजियोस्पर्म तक। तुमसे पूछा यह क्वेश्चन कि उभय स्थानीय निम्न में से कौन है। उभय स्थानीय का मतलब क्या है, जल और स्थल, जल और स्थल। शैवाल कहाँ, सिर्फ। ब्रायोफाइटा कहाँ, जल और स्थल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखना ध्यान से। निम्न में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, बताओ। ये तो बता सकते हो तुम लोग। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, उभयलिंगी का मतलब बताओ। गलत जवाब, बोलो पूरा बोलो, रुक जाओ 1 मिनट। अच्छा ठीक है, उसको बोलने दो। हाँ बोलो आदित्य, बोलो। उभयलिंगी का मतलब किसी को नहीं पता, क्या हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल गलत, ये सही। अरे इतना जल्दी भूल जाता है जी। अरे लिंग के आधार पर जब जीव पढ़ाए होंगे तो लिंग के आधार पर बताएंगे कि जीव 2 प्रकार के, एक होता है एक लिंगी और दूसरा होगा, चर्चाएं बंद रही जाए। एक होगा एक लिंगी और दूसरा द्विलिंगी। के संदर्भ में बोलेंगे ऐसे जीव जिसको उभयलिंगी भी कहते हैं। द्विलिंगी को क्या बोलते हैं, एक लिंगी कहने का मतलब नर अलग होगा, मादा सेपरेट होंगे, दोनों अलग अलग शरीर में। और द्विलिंगी का मतलब क्या होगा, नर और मादा दोनों एक ही शरीर में, नर और मादा दोनों एक ही शरीर में, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विलिंगी या। ऑप्शन में सुनना, फीता कृमि द्विलिंगी, फीता कृमि जो है वो होता है एक लिंगी, फीता कृमि। केचुआ ऑप्शन में पढ़ाए होंगे कि एक लिंगी के उदाहरण जब लिखा रहे होंगे तो उसमें लिखा होंगे केचुआ जो होता है वो क्या होता है, एक लिंगी होता है। घरेलू मक्खी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, घरेलू मक्खी कैसा होता है, याद रखना ऑप्शन सी। उल्टा बोल दिए, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 9। पीछे वाला खड़ा करो, तो खड़े हो जाओ, तुम पीछे खड़े हो जाना। ब्रायोफाइटा कहाँ पाया जाएगा बताओ, थैलस में पाया जाएगा। एक बार ताली बजा दो सब इसके लिए, ताली बजा। अब ये ना समझाए रे, अब ये ना समझाए कि ब्रायोफाइटा जल एवं स्थल दोनों जगह पाए जाएंगे, इसलिए क्या बोल रहा है, थैलस में बोल रहा था।
सही बोला तो ताली नहीं बजवाते। चुप, टकला कहीं के। कायिक प्रवर्धन बायोफिल्म में किसके द्वारा होगा बताओ तो। हाँ पलटो किताब। किताब पलटने की पूरी आजादी है। ये नहीं है इसलिए तो बोल रहे पलटो। बोल रहे कि बायोफिल्म में क्या बोलते हैं जिसको, कायिक प्रजनन किसके द्वारा हो रहा है उसको बताने दो। तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है तो जब बैठो तो यहीं ताको, ठीक है बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, देख आगे क्वेश्चन में लिखा है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो अभी अलैंगिक जनन का जो प्रकार हम बताए थे, उस अलैंगिक जनन के दूसरे प्रकार में पहला होता है विखंडन। पहला कौन होगा? और दूसरा हम बताएंगे मुकुलन। अच्छा ठीक है, दूसरा मान लेता है कि मुकुलन। ठीक है, दूसरा क्या है? मुकुलन का अर्थ ये होता है कि किसी पादप या किसी जीव में प्रकंद निकलने के कारण, क्या निकलने के कारण? प्रकंद निकलने के कारण अगर कोई जीव उत्पत्ति हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? क्या हो रहा है? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो ना। क्या होगा उसको? मुकुलन में बताएंगे कि प्रकंद या कलिका फूटने के कारण। किसके कारण? प्रकंद या कलिका फूटने के। मुकुलन क्या प्रकार के? एक होगा बाह्य और दूसरा होगा बाह्य का एग्जाम्पल ईस्ट और आंतरिक का स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला को कभी कभी लिख देगा स्पॉन्ज। क्या लिख देगा? तो बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो ऑप्शन ए है ईस्ट, वही सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो हो जाएगा ए। 10 नंबर देखना, लिखा हुआ अंड प्रजक कौन है। इसका मतलब होता है अंडा देने वाला प्राणी। कब हो जाएगा? इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद पहचानते हो। मुर्गी को अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी देता है। चलो ठीक है, चलो आगे देखना। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी है। बताएंगे पढ़ाते समय कि पपीता जो है एकलिंगी है। पपीता क्या है? पपीता में नर अलग होता है और मादा। नर वाला जो पादप होगा उसमें पपीता नहीं फरेगा। नर वाला पपीता जो होता है उसमें पपीता नहीं फरता है, जो मादा वाला तो वह में फरता है। ठीक है, तो 11 का आंसर बोलो। 11 का आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, पेनिसिलियम उत्पादित करता है। इसका याद रखना ऑप्शन नंबर ए और सी। ठीक है, और नोट में एक बात याद रखना कि पेनिसिलियम एक प्रकार का एंटीबायोटिक का भी निर्माण करता है। ठीक है, इसका याद रखना ए और सी। और इसके साथ साथ याद रखना कि इससे एंटीबायोटिक भी क्या बनाया जाता है, एंटीबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, समयुग्मक पाए जाते हैं। डायरेक्ट नोट में लिखल होगा ये बात। समयुग्मक का मतलब ये हुआ कि वैसे दो जीव या वैसे जीव जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों समान हो, दोनों एक समान, उसे क्या बोलेंगे? समयुग्मक। और इसका एग्जाम्पल जो था वो क्लैडोफोरा था। एग्जाम्पल क्या था? तो समयुग्मक का मतलब ये होगा कि दोनों युग्मक क्या हो, नर और मादा। नर और मादा युग्मक कैसे होने चाहिए?
समान। अब विषम युग्मक का मतलब दोनों अलग हो, दोनों। तो याद रखना, इसका एग्जाम्पल हम बताओगे क्लैडोफोरा। क्या बताओगे? अब विषम युग्मक में बताओगे फ्यूकस, फ्यूकस तथा मानव। विषम युग्मक का एग्जाम्पल हो जाएगा फ्यूकस तथा मानव हो जाएगा। सम युग्मक का एग्जाम्पल क्लैडोफोरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ, बताओ। सम युग्मक किसमें? तो ऑप्शन नंबर बी, सम युग्मक पाए जाएंगे क्लैडोफोरा में। आगे लिखा हुआ है पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? इसका याद रखना अनुप्रस्थ, ठीक है। अमीबा में याद रखना क्या? अनुदैर्ध्य, अमीबा में, और इसमें अनुप्रस्थ याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ, बी। 14 का हो जाएगा बी। चलो आगे देखना, बस 9 क्वेश्चन और है, इसके बाद लिखाएंगे इसको। और लिखाएंगे तो 5 या 6 ऑब्जेक्टिव में पूरा 23 घुस जाएगा, समझ गए? तो सब कुछ क्वेश्चन देख रहे होगा। अलैंगिक जनन पूछेंगे तो अलैंगिक जनन को सब एक क्वेश्चन में लिखा देंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं? पढ़ाते समय बताए होंगे कि बांस, ठीक है। तो जिसमें बांस होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? ए। इसका ऑप्शन हो गया ए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी है? उत्तरदायी नहीं है। कायिक प्रसार, देखो देखो ध्यान से, जलकुंभी देखे होगे तुम लोग। तो जलकुंभी जब देखे होगे तो वो देखते हो कि लतरता है, मतलब उसका कायिक प्रसार है। मतलब लतरना के मतलब क्या हुआ कि कायिक प्रसार उसका है, एक जगह कोई एक पादप है, अब बहुत जगह पे पसर गया है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कायिक प्रसार। तो जलकुंभी में होवे करेगा। और जलकुंभी का कायिक जनन कौन होता है? कौन होता है? भूअस्तारिका होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि तुमसे पूछ रहा है कि कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि भूअस्तारिका तो उत्तरदायी होगा क्योंकि पसर रहा है। ऑप्शन बी सल्ककंद, ये भी पसरता है, ठीक है। आगे लिखा प्रकंद, तो अगर कहीं अदरक तुम रोपे होगे या देखे होगे रोपे होगे तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाता है। एक है जेम्यूल। जेम्यूल किसमें पाया जाता था? याद करो, स्पॉन्जिला। किसमें? बताएंगे स्पॉन्जिला का संरचना, तो बताएंगे इस प्रकार से यहाँ पर पाया जाता है क्या? जेम्यूल। इसी को तो बोलते थे जेम्यूल। क्या बोलते थे? जेम्यूल बोले थे, ठीक है। तो ये जो है ये नहीं फैलता, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 का देखना, लिखा हुआ है साइकस एक लिंगी पौधा है। तक कथन वाला क्वेश्चन समझते हो कि नहीं? एक बार समझ लो, 1-2 क्वेश्चन तुमको बिहार बोर्ड के एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। तो ऐसे रहेगा लिखा हुआ, एक रहेगा कथन एक रहेगा कथन, और हो सकते हैं तो और भी कथन होंगे, कथन 3 भी लिख दे। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नहीं है। पहला बात ये समझना कि ऑप्शन नहीं है, एगो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उस स्टेटमेंट को तुम्हें आगे बताना है कि यह बात सही है कि क्या है, गलत है। तो पहला नंबर कथन में लिख दिया है कि साइकस एक लिंगाश्रयी पौधा है, मतलब एक लिंगी पौधा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि साइकस जो है वो एक लिंगी पौधा ही है। साइकस कैसा पौधा है? एक लिंगी पौधा ही है। कथन 2 लिख दिया है कि इसमें नर एवं मादा संरचना अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात होनी चाहिए कि एक लिंगी पौधा जो भी होगा उसमें नर अलग होगा और मादा अलग होगा। तो कथन दोनों समझ में आया? पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। और ऑप्शन पर हो लिखा है दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी पर हो
दोनों कथन सही है, परंतु कथन दो, कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। समझ पा रहे हो? कथन दो, कथन एक की सही व्याख्या। ऑप्शन सी है, कथन एक सही है परंतु कथन दो असत्य है। ऑप्शन डी है, कथन एक असत्य है परंतु कथन दो। तो यहाँ तक कथन दोनों सत्य है। दोनों कथन क्या है? दोनों कथन सत्य है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक लिंगी पौधा में नर अलग होगा और मादा। तो पहला कथन का दूसरा कथन व्याख्या है। दूसरा क्या है? मतलब ऑप्शन ए पर हो तो दोनों कथन सही है। ऑप्शन ए में दोनों कथन। तथा कथन दो, कथन कथन दो जो है वो कथन एक का सही व्याख्या है। तो सही व्याख्या है कि एक लिंगी पादप में नर अलग होते हैं और मादा। तो ऑप्शन नंबर ए। इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लेना है एग्जाम में, सोच समझ कर बहुत अच्छे से। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक गन्ने की बुआई की जाती है? गन्ना रोपाई देखा है कभी? देखे जरूर हो गया। तो पौधा कहाँ से निकलता है? पौधा पौधा पेड़ में से निकलता है। पौधा कहाँ से निकलेगा? तो उसको बोलेंगे क्या? देखो ध्यान से समझो। मान लो कि ये एक गन्ना है तो ये उसका गांठ होगा, ऐसे से रहते हैं ना। तो ये उसका गांठ है, ठीक है। अगर मान लो कि तुम इतना काट के भी रोप देगा तो ओ से गन्ना हो जाएगा, समझे। लेकिन हालांकि गांव भर में कितना काट देता है? सीधा काट देगा, फिर यहाँ से काट देगा, फिर यहाँ से काट देगा, रखेगा माटी रखेगा। हालांकि उसमें ज्यादा मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता अगर पड़ेगी तो एक कॉमन क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं कि वैसे फसल जिसमें ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ रही है वो उत्तर भारत में कि दक्षिण उत्तर बिहार में कि दक्षिण बिहार में? बताओ। उत्तर बिहार की दक्षिण बिहार? तुम किस बिहार में हो? लो खुद का ही पता नहीं है। खुद का पता नहीं है तो फसल का कहाँ से पता? तुम उत्तर बिहार की दक्षिण बिहार? उत्तर बिहार में हो। एक दिन बताया ना जी, गंगा नदी के उत्तर के तरफ है हम लोग, इसलिए उत्तर बिहार में। ध्यान से देखना एक चीज, अगर मान लो कि पूरा बिहार है तो यहाँ से बहती है गंगा नदी, इधर वाला जो नदी है वो सारा नदी आकर मिल जाती है गंगा में ही, ठीक है। सारा नदी, इसमें बहुत सारी नदी दिख जाएगी तुमको। गंडक नदी, ठीक है, घाघरा नदी, सबसे पहला नदी जो घाघरा नदी है, फिर गंडक नदी है, फिर बूढ़ी गंडक है ना। तो इस प्रकार से आकर रह उसको तकाओ इधर, यहाँ देखो। तो ये सारा का सारा नदी जो है ये कभी सूखता नहीं है, ठीक है, कभी सूखेगा नहीं। तो इधर वाला एरिया में कभी सिंचाई की दिक्कत होगी, इसलिए गन्ना या फिर ज्यादा जिस फसल में ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी वो उत्तर भारत में होती, सॉरी उत्तर बिहार में। कहाँ होगी? तो बताओ, एक की खेती सबसे ज्यादा कहाँ, उत्तर बिहार की दक्षिण बिहार? एक की खेती किससे होगा? गांठ से। किससे होगा? गांठ से होगा। यह किस जनन का एक भाग है? जैसे ही अलग बात बोले वैसे चुप। अरे कायिक जनन का एक भाग है। पौधे का कोई एक भाग कट कर अलग उठा के पटक देंगे दोनों के मूरी पर से, समझ में आया? बहुत देर से देख रहे हैं तुमको। घर चल जाओ उठ के। हमें बात जब तुमको बता चुके, पढ़ने लिखने की इच्छा नहीं होती तब मत आया करो। अभी तुम कर क्या रही थी दोनों? क्या कर रही थी तुम? क्या कर रही थी उसको? क्या कर रही थी तुम?
उसी को क्या बोल रहे थे, बोलो हमको। हाँ, सीधा उठो, बस्ता उठाओ, घर चले जाओ। जैसे ही ऐसा लगे कि हमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अपना बस्ता समेटो और घर। यहाँ बैठ के हमर दिमाग और बगल वाला चारों के दिमाग खराब नहीं करो। किसी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुमको अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है क्वेश्चन बैंक तो यहाँ बैठल रहो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बिना पूछे हुए बस्ता उठाओ, सीधा घर। दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। न पढ़ना है न कुछ करना है, खाली भजर भजर बतियात रहेगा भर दिन घर के किस्सा। बताओ, गन्ना में जनन जो होगा या फिर दूसरा गन्ना जो है कहाँ से निकलेगा? गांठ से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? और ये किसका हिस्सा होगा? याद रखना, ये भी पूछ लेता है कि किस जनन का एक हिस्सा है, तो कायिक जनन का। किसका? तो ऑप्शन में था कंदों द्वारा, तने के टुकड़ों द्वारा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की अवधि है? तो ये सबसे पहला पॉइंट ही पढ़ाए होंगे कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो लिखा हुआ है, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? गलत जवाब। हाँ, रास्तों को जीव विज्ञान का सिर्फ जनक कहा जाता है। हाँ, तो इसीलिए तो मास्टर की जरूरी पड़ता है। सब कुछ किताब से मिल जाता तो तुम खुद ही होशियार होते। देखो, इसका याद रखना, तुमको दो अलग अलग आंसर दिखेंगे, इसलिए इसमें लिख दिया रॉन्ग आंसर। हालांकि इस ऑप्शन में एक आंसर सही है, बोवेरी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर कौन होगा? हालांकि इसमें एक कंफ्यूजन है कि कोई कोई किताब लिखता है लैमार्क भी। ठीक है, कोई कोई किताब लिखेगा लैमार्क, कोई कोई किताब ट्रेविरेनस भी लिख देगा, ट्रेविरेनस। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहता है वो सही रहेगा। अगर मान लो कि एग्जाम में आ गया क्वेश्चन एज इट इज सेम उठा के रख दिया, तो तुम थोड़े लिखोगे रॉन्ग आंसर, तुमको तो लिखना पड़ेगा। तो याद रखना कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है। 3 आंसर इसके हो सकते हैं, एक बोवेरी, एक लैमार्क, तीसरा। तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहा मार के चले आना। ठीक है, तीनों नहीं रहेगा, या तीनों में से कोई दुइयों वो नहीं रहेगा, तीनों में से कोई एक वो रहेगा। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन बताओ, बी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी, बोवेरी। क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से सुनना, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति से होता है? एकदम याद होना चाहिए कि अनुकूल परिस्थिति से द्विखंडन और प्रतिकूल परिस्थिति से। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर डी, डी ना। आगे लिखा हुआ है, निम्न में से ट्यूबर द्वारा कायिक प्रवर्धन, तुरंत बताए, पहले बताए थे किसमें? आलू में। 22 में होगा किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 23। अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। निम्न में से कौन परिदल पुंज का हिस्सा है? परिदल पुंज का हिस्सा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? परिदल पत्र। क्या हो जाएगा? परिदल पत्र। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 to 23 ऑब्जेक्टिव। एक यूनिट का खत्म हुआ। एक बार फास्ट में सब जवाब देना, तो एक लाइन में